हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है रेडियोस्क्रियता। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडियोस्क्रियता, रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? वे तत्व जिनका आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक कितने से ज्यादा हो? 82 से ज्यादा हो। ये सारे के सारे कैसे एलिमेंट हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है। आखिर रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? नाभिक को स्थायी करने के लिए परमाणु एवी एटम्स के नाभिक में से आदर्श विकिरणों का उत्सर्जन करता है, जो रेडियोस्क्रियता कहलाता है। या मैं यूं कहूं, पदार्थ के स्वतः विघटित होने की घटना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविता कहलाती है। जैसे ये अपने पास कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है। चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा है, तो इसमें से आदर्श विकिरणें बाहर निकलेंगी। जैसे इसमें से एक किरण बाहर निकली जिसका नाम है अल्फा विकिरण, जो किससे मिलकर बनी है? 2 प्रोटॉन से मिलकर बनी है और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। इसको क्या कहते हैं? कणीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कणीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कणीय तरंग कहते हैं। एक इसमें से निकलती है बीटा रेज। बीटा रेज ये होते हैं बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव। ये हाई एनर्जी के क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको या तो अपन बीटा रेज को कहेंगे इलेक्ट्रॉन, या इनको कहेंगे अपन पॉजिट्रॉन। साथ में इसमें एक और रेडिएशन निकलती है जिसे अपन कहते हैं गामा रेज। क्या कहते हैं? गामा रेज। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये व्यवहार करती है कैसे? फोटोन की तरह। कैसे व्यवहार करती हैं? फोटोन की तरह व्यवहार करती हैं। तो दोबारा एक बार फिर सुन लीजिए। रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ज्यादा है और 82 से ज्यादा है, और जो अपने अंदर से आदर्श विकिरणों के रूप में अल्फा को बाहर निकालें, बीटा को बाहर निकालें एवं गामा को बाहर निकालें। या मैं यूं कहूं कि पदार्थ के स्वतः विघटित होने की घटना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इन आदर्श विकिरणों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अल्फा, बीटा तथा गामा। और इन अल्फा बीटा गामा को, अल्फा बीटा का नामांकन किसने किया था? इनका नामांकन किया था रदरफोर्ड ने। और रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है? ये पूर्णतः नाभिकीय घटना है। अर्थात ये जो आदर्श विकिरणें निकलती हैं, ये कहां से निकलती हैं? नाभिक में से निकलती है। किस रूप में निकलती है? अल्फा के रूप में, बीटा के रूप में और गामा के रूप में। रेडियोस्क्रियता की जो खोज की थी वो 1896 में की थी, और किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा की गई थी। और इसका जो मात्रक है रेडियो एक्टिविटी की, एक तो है वो रदरफोर्ड, दूसरा है बेक्यूरेल और तीसरा है क्यूरी। और रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो ये रेडिएशन निकलती है उनका मापन किया जाता है गाइगर मूलर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गाइगर मूलर के द्वारा, या जिसे कहते हैं जीएम काउंटर। क्या कहते हैं? जीएम काउंटर कहते हैं। एक बेक्यूरेल का जो मान है वो है 1 विघटन बटे में 1 सेकंड, और एक क्यूरी का जो मान है वो है 3.7 गुणा 10 की पावर 9 बेक्यूरेल, और एक क्यूरी बराबर है 100 मिली क्यूरी के। रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ होते कौन कौन से हैं? कुछ एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिनकी अपन बात कर ले। यूरेनियम, दूसरा है फ्रांसियम, तीसरा है रेडोन, चौथा है रेडियम, अगला है थोरियम, अगला है प्लूटोनियम, अगला है ट्राइटेनियम। ये जो यूरेनियम है इसको अपन लिखते हैं 92 यूरेनियम 235 से। किससे लिखते हैं? 92 यूरेनियम 235 से। और ये एफ ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है? ये एफ ब्लॉक का तत्व है। ठीक बात है। ये जो फ्रांसियम है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? ये एस ब्लॉक के ग्रुप फेस्ट का अंतिम तत्व है, अंतिम एलिमेंट है।
अंतिम तत्व है। और ये जो रेडोन है ये एक नोबल गैस है और ये इसका रिलेशन है ग्रुप 18 से। किससे है? ग्रुप 18 से। ग्रुप 18 से। रेडियम है ये है एस ब्लॉक के ग्रुप सेकंड से, इसका संबंध है एस ब्लॉक के ग्रुप सेकंड से, ग्रुप सेकंड से। थोरियम और प्लूटोनियम ये दोनों का संबंध है एफ ब्लॉक से। किससे संबंध है? एफ ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से। और ये जो ट्राइटियम है आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, समस्थानिक है। और ये क्या है? एक रेडियो एक्टिव है। और सबसे छोटा रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? ट्राइटियम है। कौन सा है? ट्राइटियम। आवर्त सारणी में टोटल 38 एलिमेंट हैं जो कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। और टोटल एलिमेंट आवर्त सारणी में कितने हैं? 118 है। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले 1 नंबर पर आता है हाइड्रोजन। कौन आता है? हाइड्रोजन। और अंतिम 118वां कौन आता है? कौन आता है? ऑर्गेन्सन। कौन आता है? ऑर्गेन्सन। कौन से ग्रुप से संबंधित है ये है संबंधित ग्रुप नंबर 18 से, ग्रुप नंबर 18 से। अब किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखा जाए? उसको प्रतीक रूप में लिखा जाता है। उसको प्रतीक रूप में लिखने का जो तरीका बताया था वो बताया था बर्जलियस ने। किसने बताया था? बर्जलियस ने। इसने बताया था बर्जलियस नामक वैज्ञानिक ने। इसने कहा था कि एक्स जो है वो सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ए जो है वो एटॉमिक मास है, और जो जेड है वो एटॉमिक नंबर। अगर किसी भी एलिमेंट को आपको शो करना है तो जेड एक्स ए के रूप में शो करना है। एक्स किसी एलिमेंट का प्रतीक है, जेड उस तत्व का परमाणु क्रमांक है, ए उस तत्व का परमाणु भार है। और ये जो जेड है इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या क्या दर्शाती है? परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। और जो ये ए है ये बताता है परमाणु भार को। और इसका क्या मतलब है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो एडिशन है वो कहलाता है एटॉमिक मास। बात करते हैं मैडम क्यूरी। इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी और 1903 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में? फिजिक्स में। और रेडियम की इन्होंने खोज की 1898 में। और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला रेडियम की खोज के लिए। और किस विषय के अंदर? रसायन विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और कब की थी? 1898 में की थी। एक बात और, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मैडम क्यूरी और साथ में था फ्रेडरिक जूलियट। और कब की? 1934 में की। नेक्स्ट बात करते। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात के आधार पर आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। कोई भी एलिमेंट है उसका यदि अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो स्थायी है, क्या वो अस्थायी है, या वो रेडियो एक्टिव है। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 आता है तो वो एलिमेंट है स्थायी, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात आता है 1.1 से 1.5 के बीच में तो वो एलिमेंट है अस्थायी। हमें इन दोनों की बात नहीं करनी है। इन दोनों की बात करेंगे अपन कौन से चैप्टर में? आवर्त सारणी में। कौन से चैप्टर में बात करेंगे? आवर्त सारणी में। आज का अपना टॉपिक है रेडियो एक्टिव। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो है जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कितने से ज्यादा हो? 1.5 से ज्यादा हो। उदाहरण के लिए अपन बात करें तो 92 यूरेनियम 235, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या है 143 और प्रोटॉन की संख्या है 92। जब इन दोनों का रेशियो करते हैं तब इसका जो मान आता है वो 1.5 से क्या आता है? ज्यादा आता है। और ये एलिमेंट कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब बात करते हैं आदर्श विकिरणों की। ये कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इस सब्सटेंस में से, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ में सबसे पहले कौन सी विकिरण निकलेगी? अल्फा। और अल्फा के ऊपर चार्ज कितना होता है? अल्फा +2। और एक बात, अल्फा 2 को अपन प्रदर्शित करते हैं 2He+2 से, मतलब हीलियम के द्विध नाभिक को किसके रूप में व्यक्त करते हैं? अपन अल्फा के रूप में।
फिर निकलती है बीटा, बीटा के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये किसके समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। किसके समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। और फिर निकलती है गामा रेज, गामा रेज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और ये होती हैं फोटोन के बराबर। किसके बराबर होती हैं, फोटोन के बराबर, या कहूं तो मैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बराबर, EMW के बराबर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे होते हैं। सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है वो है गामा रेज की, उसके बाद 2 नंबर पर भेदन क्षमता है किसकी, बीटा की, और सबसे कम जो भेदन क्षमता है वो अल्फा की, और सबसे ज्यादा जो आयनन क्षमता है वो है अल्फा की, कितनी है, α+2, और उसके बाद आयनन क्षमता है वो किसकी है, बीटा की, और सबसे कम जो आयनन क्षमता है वो किसकी है, गामा की। यहां देखते अपन, ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसको रखा गया लेड बॉक्स में। लेड बॉक्स में इसलिए रखा गया ताकि रेडिएशन बाहर नहीं निकले, ये रेडिएशन का क्या है, अच्छा अवशोषक है। और इसके चारों जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, यहां मतलब धनावेशित भाग रखा गया, धनावेशित भाग रखा गया, और यहां रखा गया ऋणावेशित भाग। तब देखा गया जो अल्फा रेज जो है वो नेगेटिव क्षेत्र की ओर मुड़ गई। इसका मतलब अल्फा के ऊपर चार्ज कैसा है, पक्का ही चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और जो बीटा रेज है वो किसकी तरफ मुड़ गई, नेगेटिव की तरफ मुड़ गई। इसका बीटा रेज जो है वो किसकी तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब इसके ऊपर पक्का ही चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन जो गामा रेज निकली वो न तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ी न नेगेटिव की तरफ मुड़ी, वो सीधी निकल गई। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये अनावेशित। सबसे बात पहले करते हैं आदर्श विकिरणों के अंदर अल्फा किरणों की। ये कैसी होती हैं, ये भाई कणीय तरंग है, कणीय तरंग है। जब एक अल्फा न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा किरण निकलती है तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, दो तो होते हैं उसके अंदर, क्या दो तो होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, दो तो होते हैं उसके अंदर न्यूट्रॉन, और साथ में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, दो उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अल्फा कण में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, पाए जाते हैं। दो न्यूट्रॉन तथा दो प्रोटॉन पाए जाते हैं। और एक अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो होता है 4 AMU। कितना होता है, 4 AMU, या ये किसके बराबर होता है, 4 डाल्टन के बराबर होता है। और ये जो AMU है इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और ये कैसे होते हैं, ये द्विधनावेशित कण होते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, ये हीलियम के नाभिक के बराबर होते हैं। हीलियम के नाभिक का मतलब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा किरणों को डिनोट किया जाता है 2He+2 से। किससे डिनोट किया जाता है इनको, 2He+2 को, 2He+2 के द्वारा किसको डिनोट किया जाता है, अल्फा रेज को डिनोट किया जाता है। या मैं कह सकता हूं हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं। ये लिख देता हूं, हीलियम के द्विधनावेशित कण क्या होते हैं, अल्फा रेज होते हैं। आगे बात करते हैं। जब एक परमाणु के नाभिक में से अल्फा वेव निकलती है तो परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है। कितने की कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है। तथा परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास में कितने की कमी हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है। मतलब ये कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका एलिमेंट है और ये इसका एटॉमिक मास है। यदि इसके अंदर से क्या निकल गई, अल्फा वेव निकल गई, तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, इसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी, इसके परमाणु क्रमांक में होगी 2 की कमी। और परमाणु भार में कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी। उदाहरण के लिए मैं यदि बात करूं तो ये रेडियम एलिमेंट है, इसका परमाणु क्रमांक है 88 और इसका परमाणु भार है, एटॉमिक मास है 226। यदि इसमें से अल्फा वेव बाहर निकलती है तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जाएगी, 2 की कमी। ये कितने पे पहुंच गया, 86 पे। और परमाणु भार में इसमें कितने की कमी हो जाएगी, 4 की। तो ये इसका अब ये किस फॉर्म में आ गया, 86R222। मतलब इसमें से कौन सी वेव बाहर निकली तब ये बना है, इसमें से अल्फा वेव बाहर निकली तब ये बना है। आगे की बात करते हैं। आदर्श विकिरणों के रूप में 2 नंबर पर जो है वो है अपनी बीटा रेज। ये कैसी कण है, ये भी कणीय तरंग है। ये कैसे कण होते हैं, बीटा कण होते हैं। और इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, इनके ऊपर चार्ज होता है भाई साहब B+ और B-।
अगर इसके ऊपर बी माइनस है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेंगे, नहीं तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, पॉजिट्रॉन की तरह व्यवहार करेंगे। पॉजिट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब आवेश कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, उसे बोलेंगे अपन पॉजिट्रॉन। यह भी वही बात है, जब परमाणु के नाभिक में से बीटा वेव बाहर निकलती है तो परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि हो जाती है, जेड में कितने की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है, तथा परमाणु बाहर में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जेड एक्स से कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यदि उसमें से बीटा वेव बाहर निकलती है तो उसके परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी, और साथ में उसके परमाणु भार में क्या नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उदाहरण के लिए बात करें तो 88 Ra226, इसमें से बीटा वेव बाहर निकली है तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, और जबकि परमाणु क्रमांक में किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं गामा रेज। ये गामा रेज की, गामा रेज होती कैसी है, ये इस प्रकार की होती है। मतलब ये कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और साथ में किसकी तरह व्यवहार करती हैं, ये व्यवहार करती हैं फोटोन की तरह। किसकी तरह व्यवहार करती हैं, फोटोन की तरह व्यवहार करती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये कैसी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जब परमाणु के नाभिक में से गामा वेव निकलती है तो परमाणु क्रमांक Z, परमाणु भार A तथा आवेश में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये कोई एलिमेंट है ZX से, जब इसमें से गामा वेव बाहर निकलती है तो परमाणु क्रमांक में और परमाणु भार में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 88 Ra226, जैसे इसमें से गामा वेव बाहर निकली तो ये सेम एज इट इज रहा, इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट वो है वो ये है कि इसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। क्या होती है, इसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक। एक बात और ध्यान रखना, इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अगली बात करते हैं अपन। भेदन क्षमता का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है वो गामा रेज की है, उसके बाद बीटा रेज की है, और सबसे कम किसकी है, अल्फा रेज की है। यदि ये एक 10,000 के अनुपात में है तो ये बीटा रेज किसके अनुपात में होगी, 100 के अनुपात में होगी, और अल्फा किसके अनुपात में, एक के अनुपात में। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है वो किसकी है, गामा रेज की है। यहां देख सकते हैं कि अल्फा वेव पेपर को भी पार नहीं कर सकती, गामा रेज पेपर को पार कर सकती है लेकिन इसको पार नहीं कर सकती बीटा वेव, और गामा रेज तो लेड को भी पार कर सकती है। इसका मतलब भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की है। और आयनन क्षमता का जो क्रम है वो सबसे ज्यादा आयनन क्षमता किसकी है, अल्फा की है, उसके बाद किसकी है, बीटा की, और सबसे कम जो आयनन क्षमता है वो किसकी है, गामा रेज की है। सबसे ज्यादा आयनन क्षमता जो है वो है अल्फा की, उसके बाद बीटा की, उसके बाद गामा की। अर्धयुकाल वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की कितनी रह जाए, आधी रह जाए। मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ यदि 100 ग्राम है और T1 समय बाद में यदि वो 50 ग्राम रह जाए तो इसका मतलब जो T1 जो समय है वो क्या है, इसका अर्धयुकाल है। क्या है, सही है, अर्धयुकाल है। कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनका अर्धयुकाल आपको याद रखना है। आयोडीन 131 का जो अर्धयुकाल है वो कितना दिन है, 8 दिन है। 8 दिन के बाद आयोडीन की मात्रा जो आपने ली वो उसकी आधी हो जाएगी। टेक्नीशियम टीसी की जो अर्धयुकाल है वो है 6 घंटे, और कार्बन 14 का जो अर्धयुकाल है वो है 5570 वर्ष, और यूरेनियम 238 का जो अर्धयुकाल है वो है 456 करोड़ वर्ष। अर्धयुकाल जो है वो कुछ सेकंड से लेकर अरबों वर्ष तक का हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी तत्व है
लेड, पीबी से जिसे डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं सीसा, जिसका एटॉमिक नंबर है 82। उसके बाद जो एलिमेंट आते हैं वो कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है विभिन्न रेज मतलब अल्फा, बीटा व गामा के उत्सर्जन के पश्चात अंतिम रूप में वो किसमें बदल जाता है? लेड या सीसा में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो जब इनके अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अंतिम रूप से वो सीसा या लेड में बदल जाते हैं। परमाणु क्रमांक 82 से अधिक तत्व कैसे हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और परमाणु क्रमांक 92 से अधिक तत्व मानव निर्मित कैसे हैं? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे हैं? मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व हैं। दोबारा देख लो, अर्धायु काल जो है वो कुछ सेकंड से लेके अरबों वर्षों तक का हो सकता है। आवर्त सारणी का जो अंतिम स्थायी तत्व है वो है लेड। और कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है जब उसके अंदर से अदृश्य विकिरणें निकलती हैं, मतलब अल्फा, बीटा व गामा निकल जाती हैं, तो उसके पश्चात अंतिम रूप से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीसा में कन्वर्ट हो जाता है। और परमाणु क्रमांक 82 से अधिक तत्व क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और परमाणु क्रमांक 92 से ज्यादा जो तत्व हैं वो मानव निर्मित रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगली बात करते हैं, रेडियो सक्रियता के एप्लीकेशंस कहां कहां इनका अनुप्रयोग किया जाता है? सबसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है नाभिक के विखंडन रिएक्शन में। और जहां बनाया जाता जिसमें नाभिक की विखंडन रिएक्शन के दौरान दो चीजें बनती हैं, एक तो परमाणु बम बनता है, दूसरे बनते हैं परमाणु भट्टी, जिसको अपन कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर। क्या कहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर। रिएक्टर रिएक्टर ये परमाणु बम तो विनाशक के रूप में काम लेते हैं, विस्फोटक पदार्थों के रूप में काम में लेते हैं, जो बहुत खतरनाक है। और परमाणु भट्टी है, इससे बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई जाती है। अब आप यहां से एक बात सीख सकते हैं, जब भी नाभिक टूटता है तब उसमें से एनर्जी निकलती है। अब वो डिपेंड आप पे है, उसका आप बम बनाओगे या इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। इलेक्ट्रिसिटी वो लोग बनाते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, और विनाशक चीजें बम वो बनाते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। ऊर्जा आपके पास है, इसका उपयोग आपको किस डायरेक्शन में करना है ये आप पे निर्भर है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कैसी रिएक्शन है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। और विखंडन का मतलब होता है टूटना। मतलब इसमें नाभिक टूटेगा और इसमें नाभिक जुड़ेंगे। और इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में। और साथ में तारों के अंदर जो एनर्जी होती है वो इसी रूप में होती है। और साथ में सन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो कौन सी रिएक्शन के द्वारा बनती है? वो नाभिकीय संलयन रिएक्शन के द्वारा बनती है। अब इनकी अपन डिटेल से बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन रिएक्शन, इसमें एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है और साथ में अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन कहलाता है। क्या कहा? नाभिकीय विखंडन। बड़ा नाभिक मतलब हैवी नाभिक, हैवी एटम छोटे नाभिकों में टूट जाता है और टूटने के साथ साथ में क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, जो क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक बात है। जैसे ये यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, जब इसके ऊपर मंद न्यूट्रॉनों की क्या की जाती है? बौछार की जाती है, बम्बारिंग की जाती है, तब ये अस्थायी नाभिक 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये 92 यूरेनियम 236 में बदल जाता है। और बदलने के बाद ये दो नए नाभिकों में टूटता है। एक का नाम है 36 क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक वेट है 92, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। 36 नंबर पे आता है क्रिप्टॉन और जिसका एटॉमिक वेट है 92। और साथ में बनाता है ये 56 नंबर पर आता है बेरियम, जिसका एटॉमिक वेट है 141 सॉरी। और साथ में कितने न्यूट्रॉन रिलीज करता है? 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। कितनी न्यूट्रॉन रिलीज करता है? 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। और साथ में क्या निकलती है? भयंकर वाली क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और ये जो 3 मंद न्यूट्रॉन निकले हैं ये वापस किसके साथ रिएक्शन करेंगे? यूरेनियम के साथ रिएक्शन करेंगे। 92 यूरेनियम
235 के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये दो नाभिकों में टूट जाएंगे और साथ में कितने न्यूट्रॉन बन जाएंगे, 3 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। ऐसे ही ये रिएक्शन हो जाएगी, ऐसे ही यहां रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब है ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल्ड किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल्ड किया जा सकता है। देखते हैं आगे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये कितने प्रकार की होती है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन रिएक्शन, मतलब जिन ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनका उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहां पैदा की जाती है स्टीम के द्वारा, मतलब पानी को भाप में बदल दिया जाता है और वो भाप में बदला हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है और जहां से क्या पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, मतलब बिजली बनाई जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर कौन सा बिजली घर है जो नाभिकीय विखंडन परमाणु भट्टी के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका नाम है रावत बाटा। कौन सा है, रावत बाटा, जो कहां है, चित्तौड़गढ़ में। कहां है, चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन रिएक्शन, इसका मतलब है जिनको चाह कर भी क्या नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जिसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की। किसकी बात करते हैं, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं की। और जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे, परमाणु भट्टी की बात करेंगे। न्यूक्लियर भट्टी का जो आविष्कारक था वो था एनरिको फर्मी। कौन था, एनरिको फर्मी। और ये कहां का था, इटली का था। कहां का था ये, इटली का। एनरिको फर्मी भाई साहब ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए सबसे पहले क्या बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। ठीक बात है। अब बात करते हैं भारत में नाभिकीय रिएक्टर का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और इन्होंने 3 नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण किया। सबसे पहले किया अप्सरा का, दूसरा जर्लिना और तीसरा साइरस। कौन से भारत के अंदर नाभिकीय रिएक्टर का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और इन्होंने कितने नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण किया, 3। पहला कौन सा, ध्यान रखना, पहला देश के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना था वो था अप्सरा, दूसरा था जर्लिना और तीसरा था साइरस। ठीक बात है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर कहां स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया तारापुर, महाराष्ट्र में। और राजस्थान का जो प्रथम परमाणु बिजली घर है वो स्थापित किया गया रावत बाटा, चित्तौड़गढ़ में, जो वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। और भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका मतलब जो ऊपर वाले दोनों है ना, ये दूसरे देशों के सहयोग से बनाए गए थे। किसके सहयोग से बनाए गए थे, दूसरे देशों के सहयोग से बनाए गए थे, दूसरे देशों के सहयोग से बनाए गए थे। ठीक बात है। और भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी। क्या नाम है, कामिनी। ये कहां बनाया गया, ये बनाया गया तमिलनाडु के कलपकम में। कहां बनाया गया, कलपकम में। दोबारा सुन लीजिए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन रिएक्शन वो होती हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शन को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय भट्टियों में। और नाभिकीय भट्टी का जो आविष्कारक है वो है एनरिको फर्मी, जो कहां के हैं, इटली के हैं। एनरिको फर्मी ने सबसे पहले जो परमाणुविक भट्टी बनाई, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, वो किस देश के लिए बनाया, यूएसए के लिए बनाया। भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर का जनक माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना भाई, बार बार एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ भी है। और इन्होंने कितने नाभिकीय रिएक्टरों का निर्माण किया, इन्होंने रिएक्टर नाभिकों का निर्माण किया 3 का। पहला अप्सरा, दूसरा जर्लिना, तीसरा साइरस। पहला जो भारत का परमाणु बिजली घर है वो बनाया गया तारापुर, महाराष्ट्र में। और राजस्थान में प्रथम परमाणु बिजली घर बनाया गया रावत बाटा, चित्तौड़गढ़ में। और भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर जो है वो, उसका नाम है कामिनी, और यह स्थापित किया गया था तमिलनाडु के कलपकम में। आई होप आपको समझ में आ रहा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। इसकी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक। अब बात करते हैं परमाणु भट्टी के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। पहला होता है फ्यूल। फ्यूल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंटों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंटों का उपयोग किया जाता है। किस किसका, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है ना, फ्रेंसियम है, इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसके अंदर होता है कूलेंट, मतलब जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो भट्टी गर्म हो जाती है, तो उस भट्टी को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, न्यूक्लियर भट्टी के अंदर किया जाता है शीतलक का प्रयोग। तीसरा इसके अंदर किया जाता है मंदक का उपयोग,
और मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट छड़ों का। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट छड़ों का। और शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है जल का। किसका प्रयोग किया जाता है? जल का। और कंट्रोल्ड रोड, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करना हो और फ्यूल को अपन को बचाना हो या रिएक्शन को कंट्रोल करना हो तो वह कंट्रोल छड़ों का उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल छड़ें जो होती हैं वो होती हैं कैडमियम की और बोरॉन की। और ये कैडमियम और बोरॉन की इसलिए है क्योंकि ये किसका अवशोषण करती है? मंद न्यूट्रॉनों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिससे नाभिक की रिएक्शन क्या नहीं होती है? आगे संपन्न नहीं होती है। ठीक बात है। और साथ में इसमें क्या लगाई जाती है? सेफ्टी वाल। सेफ्टी वाल इसलिए लगाई जाती है ताकि गलती से अल्फा बीटा और गामा रेज बाहर नहीं निकले, ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। अब देखते हैं अपन न्यूक्लियर रिएक्टर को। ये अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर है का डायग्राम है। ये इस कोर के अंदर क्या क्या डाला गया है? फ्यूल। और क्या डाला गया है? मॉडरेटर। फ्यूल का मतलब होता है यूरेनियम और थोरियम, और मॉडरेटर के रूप में डाला गया, मंदक के रूप में लगाया गया यहाँ ग्रेफाइट की छड़ें। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है कंट्रोल छड़ें। जैसे ये कंट्रोल छड़ें इनके अंदर डाल दी जाती हैं, जैसे इसके अंदर डाल दी जाती हैं तो ये मंद न्यूट्रॉन का क्या कर लेती हैं? अवशोषण कर लेती हैं। और रिएक्शन क्या हो जाती है? वहीं स्टॉप हो जाती है। और कंट्रोल रोड्स के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम का, और साथ में प्रयोग किया जाता है बोरॉन का। और ये मैं बता चुका हूं क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अच्छे मंद न्यूट्रॉनों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक बात है। और इस साइड में यहां से आता है पानी, पानी आता है इसके अंदर से, ताकि न्यूक्लियर भट्टी कैसी रहे? ठंडी रहे। और यहां पाइप्स के अंदर क्या रहता है? पानी जाता रहता है। और जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी इस पाइप्स के अंदर जो पानी है इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? वो स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, मतलब भाप में कन्वर्ट कर देती है। और ये भाप जो है वो आगे किसको घुमा देती है? टरबाइन को घुमा देती है। और टरबाइन आगे किसके के साथ जुड़ा रहता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ जुड़ा रहता है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे ही घूमेगा, मतलब इसकी एक दो चुंबकीय लगी होती है दोनों साइड में, जैसे ही इसके अंदर ये रोटेशन करेगा तो यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो जाएगा, जिसे क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। और जहां इसका विभिन्न क्षेत्रों में क्या कर लिया जाता है? उपयोग किया कर लिया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो स्टीम है इस स्टीम को भी वापस ठंडा कर लिया जाता है, और वापस इसको कहां भेजा जाता है? इस न्यूक्लियर भट्टी के रूप अंदर भेजा जाता है, ताकि न्यूक्लियर भट्टी को क्या किया जा सके? ठंडा रखा जा सके। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल, पहला पॉइंट अपना फ्यूल है। रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। इन रेडियो एक्टिव पदार्थों पर जब मंद न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, जो अपन ने पहले पढ़ लिया। दोबारा बता देता हूं, 0N1 जैसे ही बाण में यूरेनियम 235 से टकराएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बेरियम में, और साथ में क्रिप्टोन में, और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और साथ में क्या बन जाएंगे? 3 मंद न्यूट्रॉन बन जाएंगे, और ये रिएक्शन आगे चलती रहेगी। सेकंड है कूलेंट, शीतलक के रूप में। नाभिकीय विखंडन के कारण परमाणु भट्टी कैसी हो जाती है? हीट के कारण कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसलिए परमाणु भट्टी को ठंडा रखने के लिए क्या डाला जाता है? बाहर से ठंडा जल। और साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग भी किया जाता है, और साथ में प्रयोग किया जाता है बेरिलियम ऑक्साइड का। सेकंड मॉडरेटर, मंदक के रूप में, मतलब अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई है उसको मंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिक की भट्टियों में अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का प्रयोग किया जाता है, हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तथा साथ में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट की छड़। नेक्स्ट, कंट्रोल रोड, नियंत्रक छड़ें। नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम, एक और लिख लेना, बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या कर लेती है? मंद न्यूट्रॉनों का क्या कर लेती है? ये मंद न्यूट्रॉनों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिससे रिएक्शन आगे क्या नहीं होती है? कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक बात है। सेफ्टी वाल, परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इस कंटेनर के चारों तरफ कंक्रीट का बना होता है। विखंडन की अभिक्रिया से निकली विकिरणों को रोकने के लिए कंक्रीट की 6 से 10 मीटर की क्या बनाई जाती है? दीवार बनाई जाती है, जो विकिरणों को कहां नहीं निकलने देती? बाहर नहीं निकलने देती। और कौन सी विकिरणों को बाहर नहीं निकलने देती? अल्फा, बीटा तथा गामा को, ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान। नेक्स्ट बात करते हैं।
अब बात करते हैं सेकंड, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन रिएक्शन, मतलब जिनको कंट्रोल्ड नहीं किया जा सके। मतलब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है परमाणु बम। और परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो ओटो होन तथा रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और ये कहां के थे? ये जर्मनी के थे। और इन्होंने कहां किया था? यूएसए में किया था। और पहले परमाणु बम का जो इन्होंने परीक्षण किया था उसका नाम था, आप बताना कमेंट बॉक्स में उसका क्या नाम था। अब होती कैसी रिएक्शन, जैसे ही मंद न्यूट्रॉनों को किस पे डाला जाता है? किस नाभिक के ऊपर डाला जाता है? यूरेनियम के। तो ये नाभिक आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रिप्टॉन में और बेरियम में। और जैसे ही उसके साथ में क्या निकलते हैं? 3 मंद न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 मंद न्यूट्रॉन पुनः यूरेनियम के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं? बेरियम और क्रिप्टॉन। साथ में कितने न्यूट्रॉन और निकल जाते हैं? 3। और ये न्यूट्रॉन क्या करता है? फिर से यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शन करता है और फिर से क्या बना लेता है? एनर्जी प्लस मंद न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन और बेरियम। और इसी प्रकार से ये, और ये रिएक्शन आगे से आगे क्या रहती है? चलती रहती है और बहुत मात्रा में क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। इसलिए रिएक्शन को बोलते हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन रिएक्शन। ठीक बात है। इन्होंने यूएसए के लिए पहला परमाणु बम बनाया। यूएसए ने प्रथम बार परमाणु बम का उपयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और किस देश के ऊपर किया? जापान के ऊपर किया। और किस शहर पे किया? तो याद रखना, हिरोशिमा शहर पर किया। किस शहर पे किया? हिरोशिमा शहर पे किया। और किस तारीख को किया? 6 अगस्त 1945 को किया। और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। दोबारा से सुन लो, यूएसए ने प्रथम बार परमाणु बम का उपयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के हिरोशिमा शहर पर। कितनी तारीख को? 6 अगस्त 1945 को। और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। दूसरी बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और कहां पे किया गया था? जापान के नागासाकी शहर पर। कितनी तारीख को किया गया था इसका प्रयोग? 9 अगस्त 1945 को। और इस परमाणु बम का नाम क्या था? फैटमैन। नोट, भारत ने अपना पहला परमाणु बम कब बनाया था? 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से क्या किया था? परीक्षण किया था। और ये परीक्षण कहां किया गया था? ये परीक्षण किया गया था भाई पोखरण राजस्थान में। कहां किया गया था? पोखरण राजस्थान में ये परीक्षण किया गया था। और किस नाम से किया गया था? ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्माइलिंग बुद्धा। और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 11 तथा 13 मई 1998 को। किस नाम से? शक्ति 98 के नाम से। और ये भी कहां किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहां किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक बात, अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं नाभिकीय संलयन रिएक्शन। संलयन का मतलब होता है 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। जैसे ये है हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक और ये है हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक। ये दोनों आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का। और हीलियम आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2He4 में। और साथ में क्या मुक्त हो जाता है? यहाँ से एक मंद न्यूट्रॉन मुक्त हो जाता है। और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। इसकी खास बात यह है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करवाने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 10⁹ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। जब तक 10⁹ केल्विन ताप नहीं होगा तब तक नाभिकीय संलयन रिएक्शन नहीं हो सकती। आगे बात करो हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न आ सकता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। इसका जो आविष्कारक है वो है एडवर्ड टेलर। कहां का था ये? यूएसए का। और इसने सबसे पहले किसके लिए बनाया? यूएसए के लिए ही बनाया। यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? सूर्य में भी संपन्न होती है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के दौरान हीलियम का क्या होता है? निर्माण होता है। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट ब्रह्मांड में सर्वाधिक कोई पाया जाता है ना, तो क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में हीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है। थोड़ी सी बात और कर ले अपन। रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग। रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपयोग कहां कहां उनके उपयोग किए जाते हैं? उपयोग सबसे पहले बात करते हैं सोडियम 24। इसका प्रयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण
तंत्र के विकार ज्ञात करने में, तंत्र के विकार ज्ञात करने में, विकार का पता लगाने के लिए, विकार ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम ज्ञात करने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है करने के लिए। दूसरा, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में, थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में, थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में। और थर्ड नंबर पर बात करें, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर की थेरेपी में। किसमें किया जाता है? कैंसर थेरेपी में। किसमें किया जाता है? कैंसर थेरेपी में उपयोग किया जाता है, कैंसर थेरेपी में उपयोग। और एक और है, फेरस 59 मतलब आयरन 59 का 59 का प्रयोग किया जाता है अरक्तता की जांच करने में, अरक्तता की जांच करने में। किसमें किया जाता है? अरक्तता की जांच करने में। एक और ध्यान रखना भैया, अंतिम बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना उसको। पांचवा और सुन लो, 1H3 ट्राइटियम, ट्राइटियम हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर पानी का पता लगाने के लिए, पानी की गहराई का पता लगाने के लिए, पानी की गहराई का पता लगाने के लिए, पानी की गहराई का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक छोटी सी बात और सुन लो, यूरेनियम का जो अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क, नोट करने योग्य बात है, यूरेनियम का जो अयस्क है वो है पिच ब्लेंड। क्या नाम है? पिच ब्लेंड। और यूरेनियम भारत में कहां से निकलता है? झारखंड के जादूगढ़ से, झारखंड के जादूगढ़ स्थान से, झारखंड के जादूगढ़ स्थान से, जादूगढ़ स्थान से निकलता है, जादूगढ़ स्थान से निकलता है। और एक और रह गया थोरियम, जिसका प्रतीक है TH, TH। इसका जो अयस्क है उसका नाम है मोनोजाइट। क्या नाम है? मोनोजाइट। और भारत में मोनोजाइट सर्वाधिक निकलता है, भारत में सर्वाधिक मोनोजाइट, सर्वाधिक मोनोजाइट केरल से निकलता है। कहां से निकलता है? केरला से निकलता है, केरला से निकल जाता है, केरला से निकाला जाता है, निकाला जाता है। अगली बात कर लेते हैं, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें, कंप्लीट मैंने करवा दिया है, ढंग से पढ़ें। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो 1 या 2 दिन में आएगा, उसके अंदर करवाने वाला हूं रेडियो एक्टिविटी के, रेडियो सक्रियता के MCQ क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, और जिनकी संख्या रहने वाली है लगभग 110। और इन क्वेश्चनों से और इन कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस टॉपिक को बार बार देखें।